नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने में कार्यरत होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा 1 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर की। हमने लास्ट वीडियोस में 2015 के हिंदी भाषा 1 के बारे में बात करी थी। इस बार हम 2016 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस किस लेवल तक पूछे जाते हैं यूपी टेट में। क्योंकि देखिए सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है बट क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्वेश्चंस अगर हम प्रीवियस ईयर से पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और उसको बेहतर ढंग से हम एलिमिनेट करने में सक्षम हो पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर को बहुत ध्यान से पढ़ें। और अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक जो ऑर्डर आया था कि जो सेवा में शिक्षक हैं उनके लिए भी यूपी टेट बहुत जरूरी है और पेपर की डेट जो है वो नेक्स्ट मंथ की है। तो मैं आशा करता हूं कि वो भी तैयारी में लगे होंगे। और अगर उनको बेहतर प्रमोशन वगैरह चाहिए या फिर अपनी 5 साल से ज्यादा सेवा अगर बची हुई है उनकी तो उनको भी यूपी टेट देना बहुत जरूरी है। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 2016 में जो पहला क्वेश्चन था वो कौन सा था। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो कह रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति जो है वो नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति जो है वो नहीं है। पहली है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डॉल्टन या अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है। देखिए भाषा शिक्षण यानी भाषा को सिखाने के लिए जिन जिन विधियों या पद्धतियों का प्रयोग करते हैं उसमें किंडरगार्टन शामिल है, मॉन्टेसरी शामिल है और डॉल्टन विधि जो है वो पूछी जाती है। डॉल्टन नहीं होगी, ये यहाँ पर डेक्रोली विधि होगी। ठीक है बेटा, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, डेक्रोली विधि। और ये तीनों विधियां जो हैं वो भाषा शिक्षण की पद्धतियों में शामिल होती हैं। हमसे पूछा है नहीं होती तो नहीं के लिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है वो सम्मिलित नहीं होती है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। प्रश्न 2 कहता है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का या क्लेपारेड का? ठीक है। देखिए बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, यह महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, हमारे जो बापू जी हैं उनका यह विचार था, उनका मानना था कि मातृभाषा पे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर ये नहीं वर्ड जो आया बेटा, क्वेश्चन को यहीं से ध्यान से पढ़ना है। नहीं है तो मतलब तीन चीजें फॉलो करेंगी, एक चीज फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो आगमन प्रणाली, व्याकरण शिक्षण की बात कर रहे हैं तो आगमन में मैंने आपको बताया था ना, उदाहरण दे करके हम बच्चों को सीखना सिखाते हैं और व्याकरण जो है वो सिखाते हैं। और उसके बाद निगमन में नियमों के थ्रू बताते हैं। ठीक है, अव्याकृत प्रणाली में भी हम उसको व्याकरण शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली जो है वो व्याकरण शिक्षण में शामिल नहीं की जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? देखिए ये 2015 में भी आया था, 2016 में भी पूछा गया, तो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड हैं। तो हमें बेहतर ढंग से तैयारी करनी है जिससे हम क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे ढंग से, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, और आपको पता है इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है, तो अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया देन यू विल बी फ्री फ्रॉम दिस। ठीक है, चलिए देखिए आनंद कादम्बिनी जो है बेटा, आपको पता होगा इसके जो संपादक हैं वो कौन है? बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, और उपनाम इनका है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी जो है बेटा वो इसके संपादक हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और पूछा गया प्रकाशन कहाँ से होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा मिर्जापुर से जो है वो प्रकाशित होती है। ठीक है, एक और इनकी पत्रिका है जो मिर्जापुर से ही निकलती है, आपको पता होगा नागरी नीरद। ठीक है, इन्हीं की है। तो याद रखेंगे हम, नागरी नीरद भी मिर्जापुर से जो है वो प्रकाशित होती है और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। ठीक है, एक पत्रिका जो है जो बनारस से निकलती है उसका नाम है हंस। ठीक है, हंस कब आई थी बेटा? 1930 में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो वो है बेटा राइटर हैं मुंशी जी हैं, मुंशी मतलब मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है,
बात समझ में आ गई। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद, जो 1930 में बनारस से ही प्रकाशित होती है। तो हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, मिर्जापुर से एक नागरी नीरद पत्रिका निकलती है और एक आनंद कादम्बिनी निकलती थी, ठीक है, जो कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की ये दोनों पत्रिकाएं थी। हंस पत्रिका जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है और बनारस से प्रकाशित होती थी। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीप शिखा या खुमान राशो। ठीक है, तो बेटा आदिकाल की जो रचना है वो खुमान राशो है। ठीक है, खुमान राशो के जो संपादक हैं बेटा वो हैं दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। ठीक है, खुमान रासो के जो संपादक हैं वो हैं दलपति विजय। ठीक, आदिकाल की ये रचनाओं में सम्मिलित की जाती है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। देखिए प्रश्न 6 है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के पश्चात क्या कह रहे हैं, पाठ योजना जो है वो उद्देश्य कथन जो है, उद्देश्य कथन कब आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले? उद्देश्य कथन बेटा जो है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो किसी भी संदर्भ का आमुख होता है जो कथ्य की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। ठीक, प्रस्तावना के बाद हम उद्देश्य कथन को अपना वाचन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन को हम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अगर अर्थ स्पष्ट करना है तो इनमें से निम्न में से कौन सा तरीका जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाएगा? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण? ठीक है, तो बेटा अगर अर्थ स्पष्ट करना है तो हमें वाक्य प्रयोग को प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है, वाक्य प्रयोग के जरिए हम अर्थ को इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को कहते हैं। मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। ठीक है बेटा, तो निरामिष का मतलब होता है जो मांस मछली नहीं खाता है। ठीक है, तो मांस रहित भोजन जो है वो इसका अर्थ हो जाता है। रात्रि में विचरण करने वाला आपको पता है निशाचर कहते हैं। मोक्ष का भिक्षुक को शायद मिच्छुक कहते हैं, ऐसे कुछ वर्ड है इसका। ठीक है, राष्ट्रवादी कवि, देखिए एक जो उपनाम दिए जाते हैं ना इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि रामधारी दिनकर को किस नाम, किस कवि के रूप की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रवादी कवि जो है वो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1971 में, 1972, 73 या फिर 74 में? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत से लोगों को दिया गया है। फिलहाल अभी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करें तो इनको 1972 में दिया गया था। ठीक है, किस पत्रिका के लिए? उर्वशी के लिए। ठीक, एक और जो है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के होल्ड करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इनको किस चीज के लिए मिला था बेटा? चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा, जो प्रकाशित हुई थी 1968 में। ठीक है बेटा, सुमित्रा नंदन पंत होल्ड करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को। एक हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोध नहीं, अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी हैं, होल्ड करते हैं किस चीज के लिए बेटा? कितनी नावों में कितनी बार। ठीक, कितनी, एक सेकेंड, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ये इस चीज के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर एक आती है महादेवी वर्मा, जो आपको पता होगा, इनको किस चीज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बेटा? महादेवी वर्मा जी। ठीक, महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। याद रखिएगा, ये चीजें लिख लीजिए। ठीक, रामधारी से दिनकर को 1972 में मिला था, इनको 1968 में। अज्ञेय जी को बेटा 1983 में मिला था। ठीक है, शहद शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर आगत है? देखिए शहद शब्द जो है बेटा, न वो ना तो तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज है, वो है आगत शब्द। ठीक, आगत शब्द क्या होते हैं? आगत शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो विदेशों से आए हैं और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है,
विदेशों का मतलब हो गया जैसे फ्रांसीसी, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, इन जगहों से इसका आगमन हुआ है, इसीलिए हम इसे आगत वर्ड या आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक, देशज जो देश में बोली जाती है, किसी देशों में जैसे हमारी देशी लैंग्वेज होती है ना उसमें। और ये तत्सम तद्भव तो आप जानते ही हैं। ठीक है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता, वनिता शब्द जो है वो किसी वर्ड का पर्यायवाची है। हमें बताना है इसमें से कौन सी चीजें बिलोंग करती हैं, इसका अर्थ जो है वो क्या होगा। तो वनिता का मतलब बेटा आपको पता है, मैं बता दूं, नारी। ठीक, कौमा, कामिनी, नारी, कामिनी, कांति, रमणी, ठीक है, त्रिया, ठीक है, वामा, वामा, ठीक। वामा के बाद बेटा सुंदरी, कलत्र, सुंदरी और कलत्र। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं वनिता के। और इसमें से जो बेटा मैंने अभी बताया ना, नारी, नारी मतलब स्त्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 11 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? आपको पता है हम लोग बहुत वर्ड यूज करते हैं, बाल मुकुंद, हरे कृष्ण मुरारी, बोलते नहीं है? है ना? तो बाल मुकुंद से पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रही है बेटा? तो विष्णु जी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि कृष्ण जी जो हैं वो विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं। काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, इस कविता के, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कबीरदास जी हैं। ठीक है, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी के फूल, चिंतामणि, क्षण क्षण बोले कण मुस्काए, या फिर आलोक पर्व। ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध है वो है चिंतामणि। ठीक है बेटा। इनके और भी निबंध हैं, जैसे मित्रता, जितने भी भाव हैं वो सारे हैं, क्रोध, ठीक, श्रद्धा और भक्ति। ठीक, ये इनके निबंधों का संग्रह है। ठीक है। अगर बात करें आलोक पर्व की, तो ये आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्षण बोले कण मुस्काए जो है बेटा वो विष्णु प्रभाकर की है। किसकी? विष्णु प्रभाकर की है। माटी के फूल, ये आपका होमवर्क है। आप बताएंगे कमेंट करके कि ये किसकी, ये किसी प्रसिद्ध, और मैं कह सकता हूं कि आपको पता भी होगा, ठीक है, किसी प्रसिद्ध रचनाकार की ही है। प्रश्न 15 कहता है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ठीक है। अगर बात करें प्रश्न 15 की, तो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है वो शुद्ध है? बारात, बसंत, बसंत नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो एक गलत हो गया। बारात, बसंत, फिर वही बसंत, बसंत नहीं होता है। बारात या फिर वसंत, ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बारात और वसंत। ठीक, बारात नहीं होता है, बारात होती है। ठीक, तो वसंत इसमें सही लिखा हुआ है, इसमें भी सही है, बट इसके दोनों जो है वो करेक्ट है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध स्वर क्या होते हैं? ठीक है, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर हम उनको कहते हैं बेटा जो स्वर की तरह प्रतीत होते हैं परंतु स्वर नहीं होते। ठीक है, तो आपको पता है ये भी स्वर में आते हैं, ये भी स्वर में आते हैं और ये भी स्वर में आते हैं, बट दिस वन इज नॉट इंक्लूडिंग इन स्वर। ठीक है, इनको स्वर में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये अर्ध स्वर होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बेटा क्या है? व्यंजन है, बट इनको जो बोलते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारे मुख के किसी भी भागों में टच नहीं होती, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग अर्ध स्वर। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, बिल्कुल भी नहीं। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा राइट आंसर। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, क्योंकि उसको पकड़े जाने का डर रहता है हमेशा। प्रश्न 18 कहता है, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? एक बार कही बात को दोहराते रहना। ठीक है बेटा, तो आगार, प्राकथन, पिष्टपेषण या फिर प्रस्तावना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए जो वाक्यांश है वो है पिष्टपेषण। एक ही बार कही बात को दोहराते रहना कई लोगों की आदत होती है, तो उनके लिए एक शब्द बना है पिष्टपेषण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि में किस संवर्ग में आते हैं? संज्ञा में आते हैं, सर्वनाम में आते हैं, विशेषण में आते हैं या फिर क्रिया में आते हैं? ठीक है, तो बुद्धिहीन बेटा देखो, बुद्धि एक वर्ड होता है अगर उसमें कोई चीज ऐड हो रही है बाद में, ठीक है, तो ये हो जाते हैं बेटा विशेषण। ठीक, क्या हो जाते हैं? विशेषण, क्योंकि बुद्धि की हीनता का जो है वो भाव स्पष्ट हो रहा है। किसकी हीनता का? बुद्धि की हीनता का, बुद्धि की हीनता का भाव, हीनता का भाव स्पष्ट हो रहा है इसमें, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने पिछली वीडियो में कारक को पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। तो छत से ईंट गिरी है, से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, अपादान का मतलब क्या होता है बेटा? अपादान से, अपादान का से संबंध होता है, से मतलब अलग होने के संबंध में। ठीक है, अलग होना, छत से गिर गई है ईंट, अलग हो चुकी है, तो अपादान जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, महोर्मी में क्या होगा बेटा? इसमें बड़ा आ हो रहा है लास्ट में और प्लस बड़ा ऊ, जो मिल करके ओ बनाते हैं लास्ट में। ठीक है, तो महा हो जाएगा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी। ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, समष्टि का विलोम क्या होता है? ठीक, समष्टि का विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट या व्यष्टि? आपको पता है समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। ठीक, जिसने भी बीकॉम वगैरह कर रखा है वो, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो एंड क्या बोलते हैं, मैक्रो। ठीक है, करपट का तद्भव रूप होता है। ठीक है, प्रश्न 23 कह रहा है करपट का तद्भव रूप क्या होगा बेटा? ठीक, कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा या कपड़ा होगा? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर, करपट मीन्स होता है कपड़ा। ठीक है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कपड़ा इसका सही आंसर। ये तो अंग्रेजी वर्ड है, ये दोनों ही वर्ड जो है बेटा वो पहले से ही तत्सम है, तद्भव नहीं है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय शामिल है? रमणीय में, ठीक है, तो रमणीय में बेटा बड़ी ई और य नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रम नहीं है, ड़ीय भी नहीं है, अनीय शब्द जो आता है वो इस प्रत्यय में है। ठीक, रमणीय शब्द में अनीय प्रत्यय शामिल है, जैसे आदरणीय, आदरणीय। ठीक, और क्या क्या होता है? उल्लेखनीय। ठीक है, हमें ऋणीय पे नहीं जाना है, ऋणीय से हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, हमें ध्यान रखना है अनीय जो है प्रत्यय है वो इसमें शामिल है। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसके अदर एग्जाम्पल हैं। बोरे सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथ थई, वान की वायु उड़ाव के लक्षण लच करो अरही समर्थ थई। इन वाक्य, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है बेटा? ठीक है, प्रश्न 25 जो है वो कह रहा है इसमें कौन सा रस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो वाक्य दिया हुआ है बेटा, कथन दिया हुआ है, पंक्तियां दी हुई हैं, इसमें रौद्र रस का रूप जो है वो दिखाई दे रहा है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? क्रोध। ठीक है, ये जो वाक्य दिए हुए हैं, पंक्ति दी हुई है, इसमें क्रोध दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिखा नहीं, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिषद। मतलब क्या है? क्रोध की भावना है और उसको मारने के बारे में बात हो रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। ठीक, जो दायक फलचार, मतलब इसमें छंद पूछा है आपसे, आपको छंद के बारे में अगर बताएं, छंद किसको कहते हैं बेटा? छंद उसको कहते हैं जिसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? 13 मात्राएं शामिल होती हैं। ठीक है, 13 मात्राएं शामिल होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में बेटा 11 मात्राएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं इसमें जो है बेटा, ये पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, इसलिए ये दोहा हो जाता है। जिसने भी हनुमान चालीसा पढ़ रखी है उसको पता है
कि हनुमान चालीसा जो है उसमें ये जो वर्ड है या फिर ये दोहा जो है वो शामिल किया जाता है। ठीक है, समझ गए। सोरठा, सोरठा इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, यानी 11-11 मात्राएं पहले से 3 पंक्ति में और दूसरे से चौथे में 13-13 मात्राएं जो है वो शामिल करी जाती हैं। प्रश्न 27 कह रहा है वाक्य कौन सा इसमें शुद्ध है। ठीक, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, नहीं बेटा ये तो मोहन है। गीता और मोहन गा रहा है, इसमें भी लड़की को कंसिडर नहीं किया गया है। मोहन और गीता गा रहे हैं, हाँ कुछ सही लग रहा है। मोहन और गीता गा रही हैं, फिर से वही सेंटेंस जो कि गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा बेटा, मोहन और गीता गा रहे हैं। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा। ठीक है, क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो हम इसको पंक्ति वाइज देख लेते हैं। कृषाण ये सबसे पहले, फिर उसके बाद आएंगे बेटा कृषक, फिर उसके बाद क्रम, एंड द लास्ट वन इज क्लीव। ठीक है, क्लीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आने वाला है, 28 है। ठीक है, तो क्लीव वर्ड जो है वो सबसे अंत में आने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए आप। प्रश्न 29 कह रहा है कि चराचरम जगत में कौन सा समास है। चराचरम का अगर हम समास विग्रह करें, चराचरम का अगर हम समास विग्रह करें तो चर और अचर बनेगा। ठीक है, चर और अचर। तो ये जो और का लोप होता है बेटा, ये जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो और बीच में और का लोप होता है तो वहां पर हम द्वंद्व समास की तरफ जाते हैं। यह द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि दोनों पद प्रधान हो और बीच में और का लोप होता है। तो चराचरम का राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। चलिए देखिए, प्रश्न 30 कहता है अभ्यागत, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बेटा जो पहले लगा रहता है। ठीक है, तो अभ्यागत में वर्ड यूज हुआ है अभी, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत, तो अभ्यागत बन जाता है। तो अभी उपसर्ग इसमें ऐड हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये हमारे 30 क्वेश्चंस 2016 में आए हुए क्वेश्चंस के हुए। ठीक है, अगली वीडियो 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में होगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आया करें तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर करा करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करा करिए ताकि आपको वीडियोस पहले मिल सके और जितनी बनती हैं उतनी मिल सके। पेपर से पहले हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है और अपने पेपर को क्रैक करना है। ठीक, ये एक डेडिकेटेड चैनल है सिर्फ और सिर्फ टेट के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।